प्रिय छात्राओं, आशा है आप सभी सकुशल होंगे। हम गृह विज्ञान में फर्स्ट पेपर कर रहे हैं, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। इसके अंतर्गत अभी तक हमने 3 चैप्टर्स करे हैं। पहला वस्त्र विज्ञान, परिचय, महत्व एवं पारिभाषिक शब्दावली। दूसरा अध्याय वस्त्रोपयोगी रेशों के गुण। तीसरे अध्याय में हमने वस्त्रोत्पादक रेशों का वर्गीकरण पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे वानस्पतिक रेशे। वानस्पतिक रेशों के अंतर्गत सबसे पहले हम कपास का अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में कॉटन बोलते हैं। कॉटन फाइबर यानी कपास का रेशा। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कपास के रेशे का परिचय व इतिहास, किस्म व प्रजातियां और खेती, कपास के रेशे की संरचना, किस प्रकार कपास के रेशे से वस्त्र निर्माण किया जाता है मिलों में, और कपास का श्रेणीकरण, विशेषताएं और फायदे, अर्थात इन्हें किस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है। ये सब हम कपास के रेशे के अंतर्गत पढ़ेंगे आज। कपास को किंग ऑफ फाइबर्स कहा जाता है, यानी सभी वानस्पतिक रेशों का राजा, क्योंकि यह विश्वव्यापी रेशा है। कपास से बना वस्त्र सस्ता, मजबूत, सुंदर और विलक्षण गुणों से उत्पन्न तो होता ही है, लेकिन साथ ही ये सभी लोगों के पहुंच के भीतर होता है, यानी कि अमीर वर्ग के और निम्न वर्ग के सभी प्रकार के लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं। कपास के रेशे का मूल कपास को किंग ऑफ फाइबर्स यानी वस्त्रों का राजा कहा जाता है, क्योंकि यह विश्वव्यापी रेशा है। कपास सभी आय वर्गों के लोगों की पहुंच के भीतर होता है और इससे बना वस्त्र सस्ता, मजबूत, सुंदर, विलक्षण गुणों से उत्पन्न होता है। अगर हम कपास का इतिहास देखें तो आपको ये जानकर गौरवान्वित महसूस करेंगे आप सभी कि कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान भारत है। इसलिए भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि भारत में अति प्राचीन काल से ही कपास का उपयोग वस्त्र बनाने के रूप में किया जाता रहा है। कपास का उद्गम ईसा से 400 वर्ष पूर्व ही हो चुका था और इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त चांदी के वे बर्तन हैं जिनके चारों ओर कपास के रेशे लपेटे हुए पाए गए हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, कॉटन जो है एक वानस्पतिक रेशा है और बीज के चारों तरफ रेशा उपस्थित होता है। और जो कॉटन प्लांट है ये गॉसिपियम फैमिली को, ये एक बॉटनिकल नेम है, तो गॉसिपियम फैमिली को ये बिलोंग करता है। कपास के रेशे की 4 प्रजातियां प्रमुख हैं। पहली गॉसिपियम हिर्सुटम, जो कि सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में प्रायः देखी जाती है। गॉसिपियम बार्बेडेंस, जिसका कि जो फाइबर होता है, रेशा होता है, वो काफ़ी लंबा होता है और ये साउथ अमेरिका में ज़्यादा उगता है। गॉसिपियम आर्बोरियम, जो कि हमारे देश में और पाकिस्तान का नेटिव है, और गॉसिपियम हर्बेसियम, जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर उत्पन्न होता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कपास की खेती। कपास की उत्तम खेती के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। पहला है जलवायु। कपास की खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है और इसके लिए नमी और गर्मी दोनों ही नितांत आवश्यक हैं। दूसरे नंबर पर आती है मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल उपयुक्त होती है। इस मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता अच्छी होती है और मिट्टी की प्रकृति अगर क्षारीय हो तो उससे उत्तम प्रकार के कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के रेशे मजबूत, लंबे और मुलायम होते हैं। वर्षा। बीज बोते समय अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, लगभग 30 से 38 सेंटीमीटर। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती। और अगर हम समय देखें तो कपास का पौधा 1 वर्षीय होता है
और इसे तैयार होने में लगभग 200 दिन का समय लगता है। ये कपास के पौधे का चित्र है। आकार के अनुसार कपास के पौधे 3 प्रकार के होते हैं: बड़ा पौधा, मध्यम पौधा और झाड़ी के रूप में यानी श्रब। इस पौधे में आप देख रहे हैं ये जड़ें हैं, तना और पत्तियाँ, और उसके बाद में यहाँ से किस तरह से फ्लावर होता है, किस तरह से पॉड का निर्माण होता है और पॉड में से किस प्रकार से कपास निकलती है, ये पूरी प्रक्रिया हम अब पढ़ेंगे। कपास का पौधा 4 से 6 फीट तक लंबा होता है और इसमें क्या किया जाता है कि ज़मीन को पहले अच्छी प्रकार से जोता जाता है और फिर बीज बोए जाते हैं। जब पौधे लगभग 3 इंच के हो जाते हैं तो उनकी निराई की जाती है, यानी जो भी रद्दी घास अगर उग गई है तो उसे निकाल दिया जाता है। कपास की एक टहनी में 3 से 5 कलियां निकलती हैं। प्रत्येक कली में एक फूल खिलता है। ये फूल कपास की किस्म के अनुरूप होते हैं, यानी कुछ फूल नीले, क्रीम, सफ़ेद, लाल या सुनहरे रंग के हो सकते हैं। ये सब कपास की किस्म के ऊपर निर्भर करता है। प्रारंभ में कपास का फूल क्रीम रंग का होता है, जो कि बाद में बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। फूल झड़ने के पश्चात कोए निकल आते हैं। इन्हें अंग्रेजी में पॉड्स कहते हैं। इसी कोए के भीतर कपास का रेशा बीज के चारों ओर लिपटा रहता है। एक कोए में 1/3 पार्ट यानी 1/3 भाग कपास और 2/3 भाग बीज, जिसे बिनौला भी कहते हैं, होता है। इस समय तक कपास के पौधे अपनी पूर्ण लंबाई यानी कि 5 से 6 फीट तक प्राप्त कर लेते हैं और इस समय पौधों की रक्षा कीड़ों से करना अत्यंत आवश्यक होता है। पक जाने के पश्चात कोए फट जाते हैं और उनमें से सफ़ेद रंग के रेशे यानी कि फाइबर्स बाहर निकल आते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये फ्लावर है, उसके बाद में ये पॉड यानी कि कोए हैं और कोए में से ये कपास का रेशा निकल आया है। अब प्रक्रिया होती है कोए को बीनने की। कोए बीनने का यह उपयुक्त समय होता है। इस समय अगर अधिक पक जाते हैं कोए तो फिर ये फट जाते हैं और रेशे कोए से बाहर ज़मीन के ऊपर बिखर जाते हैं और फलतः उनमें धूल, मिट्टी, पत्ते और अन्य गंदगी आकर मिल जाती है। पहले जो कोए बीनने का काम है ये हाथ से किया जाता था, यानी हैंड पिकिंग मेथड से कोए बीने जाते थे, लेकिन आजकल तो मशीनें आ गई हैं और मशीनों के द्वारा कोए को पिक कर लिया जाता है। इस चित्र में आप मशीनें देख रहे हैं जिनके की द्वारा पिकिंग यानी कि कोए बीनने का कार्य किया जाता है। मशीन से कोए बीनने के लिए कपास की पत्तियों पर कुछ रासायनिक पदार्थों को छिड़क देते हैं जिससे वे झड़ जाते हैं। उसके बाद मशीन से कोए को एकत्रित कर लिया जाता है। कपास के रेशों से वस्त्र निर्माण कार्य किया जाता है और जो बीज होते हैं उनको फेंका नहीं जाता, बल्कि उनसे खाने का तेल, साबुन और जानवरों के खाने के लिए खली बनाई जाती है। और जो छिलके होते हैं उनका उपयोग खाद, कागज, पटाखे और गोले बारूद इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। तो अब तक हमने ये समझा कि किस प्रकार से कपास के बीज से कपास के रेशे का निर्माण होता है। संक्षिप्त में इस चित्र में ये दर्शाया गया है कि सबसे पहले कपास का बीज बोया जाता है। 1 सप्ताह बाद पौधा निकल आता है। 2 से 4 सप्ताह में पत्तियाँ, 5 से 7 सप्ताह में बड्स यानी कि कलियाँ और 8 से 10 सप्ताह में कपास का फूल खिल जाता है। 10 वीक्स में बॉल यानी पॉड्स का निर्माण हो जाता है और इस समय तक ही यहाँ तो सीड बॉल की ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है और इसके बाद में रेशे का निर्माण बॉल के अंदर स्टार्ट हो जाता है, यानी पॉड्स के अंदर रेशे का निर्माण शुरू हो जाता है। 20 सप्ताह तक बॉल खुल जाती है और उसके बाद में 25 सप्ताह तक रेशा
परिपक्व हो जाता है और उसके बाद कपास के रेशे को हाथ के द्वारा या मशीनों के द्वारा पिक कर लिया जाता है। कपास के रेशे से किस प्रकार से मिलों में वस्त्र बनाया जाता है, इसका अध्ययन अब हम करेंगे। इसमें विभिन्न चरण होते हैं, जैसे कि पहला खेती करना, जिसमें कि कोए एकत्रित कर लिए जाते हैं। उसके बाद में पिकिंग और जिनिंग यानी ओटना यानी बिनौलों को अलग करना। उसके बाद बेलिंग यानी उसकी गांठें बनाना। ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग, गांठें खोलने और धुनाई करने के बाद में कंघी की जाती है, पूनी की जाती है, उसकी कताई की जाती है और उसके बाद उससे वस्त्र का निर्माण किया जाता है। ये सभी इसकी पूरी प्रक्रिया हम आगे पढ़ेंगे। सूती वस्त्रों के निर्माण की प्रक्रिया में कोए को एकत्रित करने के बाद दूसरी प्रक्रिया आती है ओटना, जिसे बोलते हैं जिनिंग। कपास के कोए में क्योंकि बीज और रेशे दोनों ही उपस्थित होते हैं, अतः इन्हें ओटा जाता है। इस कार्य में हाथ या जिनिंग मशीन के द्वारा रेशों में उपस्थित धूलकण, पत्तियां, लकड़ी, छिलके, बीज आदि को अलग कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया मुख्यतः 3 विधियों के द्वारा की जाती है। हाथ ओटनी, दूसरा छड़ और ओटनी के द्वारा, और तीसरी मशीन ओटनी, जिसमें कि मशीन के द्वारा जो भी रुई के रेशे में गंदगी होती है उसे बीज से अलग कर लिया जाता है। इस चित्र के माध्यम से समझाया जा रहा है कि जिनिंग किस प्रकार से होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने बिनौले रेशे सहित डाले हैं मशीन के अंदर, और यहाँ से ये कॉटन फाइबर यानी कि कपास का रेशा अलग हो रहा है, कचरा अलग हो रहा है, मेटल्स अलग निकलते जा रहे हैं और सीड यानी कि बिनौला यहाँ पर अलग होकर के निकल रहा है। इस तरह की दूसरी मॉडर्न मिलर जिन है ये, यानी कि आधुनिक मशीनें इस प्रकार की हैं जिनमें कि ये डालने के बाद में ये सब अलग अलग तरह के कचरे अलग तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। रेशे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अगला कदम होता है बेलिंग ऑफ कॉटन फाइबर यानी गांठें बनाना। रेशों से बीज अलग करने के बाद इन्हें दबाकर इनकी गांठें बनाई जाती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। गांठें बनाने का कार्य भी मशीन की सहायता से ही किया जाता है। प्रत्येक गांठ का वजन लगभग 500 पाउंड होता है, जिन्हें बांधकर मिलों में यानी कि फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। वहां पहुंचने के बाद सभी गांठों को खोलकर आपस में मिला दिया जाता है। इससे सभी प्रकार की रुई आपस में मिल जाती है और रुई में समानता आ जाती है। इस दौरान रुई में कई प्रकार की अशुद्धियां और धूलकण प्रवेश कर जाते हैं, जिनकी सफाई की जाती है। गांठों को आपस में मिलाने के बाद सफाई करना, सुलझाना आदि कार्य मशीन की सहायता से किए जाते हैं। ये मशीनें हैं ब्रेकर, इंटरमीडिएट और फिनिशर। इन मशीनों से निकलने के बाद रुई की 1 इंच मोटी और 40 इंच चौड़ी चादरें तैयार कर ली जाती हैं। इनका वजन 40 पाउंड होता है। अगली प्रक्रिया होती है धुनाई यानी कि कार्डिंग। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, धुनाई का कार्य हाथ और मशीन दोनों से किया जाता है। इस प्रक्रिया में रेशे बिल्कुल साफ होकर लंबे और समानांतर हो जाते हैं। इन्हें मशीनों से गुजारा जाता है जिसमें कांटेदार हुक लगे होते हैं। मशीन में घूमने के पश्चात रुई इसमें फंसती जाती है, जिससे रेशे खींचकर समानांतर हो जाते हैं। इन रेशों को एक बड़ी कीप से होकर निकाला जाता है, जिसमें से ये दबकर एक गोलाकार पट्टी के रूप में निकलते हैं, जिसे कार्ड स्लीवर कहते हैं। अब यह गोलाकार पट्टी कताई के लिए तैयार है। इस पट्टी से अच्छे किस्म के वस्त्रों का निर्माण होता है।